हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द पंडित्स के लाइव मॉक 11 का एनालिसिस। जिन बच्चों को नहीं पता, द पंडित्स अपने प्लेटफॉर्म पे हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करती है जिसे लगभग ऑन एन एवरेज 30,000 बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। आप समझ सकते हो, अगर 30,000 बच्चे अटेम्प्ट करेंगे इस लेवल ऑफ क्वेश्चन में तो आपको कंपटीशन का बहुत अच्छा अंदाजा होगा। आपको ज़रूर ये मॉक हर हफ्ते अटेम्प्ट करने चाहिए। इन केस आपने ये मॉक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया है, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, डायरेक्ट एनालिसिस देख रहे हो, तो आप हर सोल्यूशन के पहले वीडियो पॉज करके अपना आंसर ट्राई कर लेना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। इस वीडियो में मैं इंग्लिश का सेक्शन थॉरोली एनालाइज करने वाला हूं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट ही इज अ न्यू रिक्रूटेड बॉय, हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग इज क्वाइट अप्रिशिएबल। नो एरर। मीनिंग ये है कि इस बात के बावजूद कि वो एक नया लड़का है जिसे नई नई नौकरी मिली है, उसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। ठीक है, तो लिखा क्या था, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट। अब मैं एक एक करके चीजों को अलग अलग कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। नॉट विथ स्टैंडिंग क्या होता है, ये एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये ऑन द सिमिलर लाइंस होता है डिस्पाइट के मीनिंग के, जिसका मतलब होता है इसका के बावजूद हिंदी में। ठीक है, तो क्या लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद। अब अगर ये प्रेपोजिशन है तो हमने ये बात कई बार पढ़ा है कि हर प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे इसके लिए कौन सा नाउन ऑब्जेक्ट होगा, ये फैक्ट जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो नॉट स्टैंडिंग द फैक्ट को हमने अलग अलग कर लिया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि ही इज अ न्यू रिक्रूटेड बॉय। ही क्या है, सब्जेक्ट है इस वाले क्लॉज का। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है यहाँ का। अ न्यू रिक्रूटेड बॉय, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये नाउन जो है क्या लिखा हुआ था, साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो लिखा हुआ था कि ही इज अ बॉय। ठीक है, ये सब्जेक्ट था, लिंकिंग वर्ब था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। अब यहां पे कुछ एडजेक्टिव्स लिखे गए हैं। लिखा है कि ही इज अ न्यू रिक्रूटेड बॉय। ठीक है, ये एडजेक्टिव के साथ ये सेंटेंस लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है हिज स्टाइल, सब्जेक्ट है यहाँ का। ऑफ वर्किंग, ऑफ प्रीपोजिशन, उसके लिए ऑब्जेक्ट वर्किंग आया है। इज लिंकिंग वर्ब है। कैसा स्टाइल है, अप्रिशिएबल स्टाइल है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप नेचर देखोगे तो ये एडजेक्टिव होता है, राइट। ये अगर एडजेक्टिव है तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब हमने सेंटेंस को अलग अलग कर लिया। आई, अब इसमें एरर ढूंढते हैं, एक एक चीज पकड़ते हैं, देखते हैं उसमें एरर है या नहीं है। पहले हम पकड़ते हैं ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट को। मैंने क्या बोला था, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। जब आपने हिंदी में कंटेक्स्ट देखा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि इस फैक्ट के बावजूद कि वो नया है, उसके काम करने का तरीका काबिले तारीफ है। इसका मतलब ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है कि नॉट विथ स्टैंडिंग के द फैक्ट, यहाँ कोई ग्रामेटिकल एरर हमें नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। एक बार सेकंड जो क्लॉज उसको भी चेक कर लेते हैं। लिखा हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग। हिज स्टाइल यहाँ का सब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन था जिसके लिए वर्किंग आया, तो इसमें कोई एरर नहीं है। स्टाइल सिंगुलर था, इसके लिए इज आया है, कोई एरर नहीं है। अप्रिशिएबल एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन एडजेक्टिव दोनों बन सकते हैं, यहां भी कोई एरर नहीं है। अप्रिशिएबल एक एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए था, तो क्वाइट एक एडवर्ब है, यहां भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब इस वाले क्लॉज को चेक कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ही इज अ न्यू रिक्रूटेड बॉय। अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, ही क्या है यहाँ का, सब्जेक्ट है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, बॉय क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन बोले इसे। अब क्या लिखा हुआ था, रिक्रूटेड। देखो, रिक्रूट जो वर्ड है ना, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को नौकरी देना। जब आप इसका थर्ड फॉर्म लिखते हो तो वो बन जाता है रिक्रूटेड। क्या बन जाता है, रिक्रूटेड। किसी को नौकरी देने को रिक्रूटेड कहा जाता है। ठीक है, तो रिक्रूट मतलब होता है किसी को नौकरी देना, वहां से वर्ब का थर्ड फॉर्म बनकर आया रिक्रूटेड। जब भी कोई चीज V3 होकर किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो हम उसको एक खास नाम देते हैं जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। पता होगा ये बात आपको। इसका मतलब ये रिक्रूटेड जो है ये यहाँ का एडजेक्टिव है, और अगर मैं और ज्यादा डेप्थ में जाकर बोलूं तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहां तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे। क्या है, आर्टिकल है, हमने ये चेक कर लिया, 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 यहां तक कोई एरर नहीं है। अब या तो ये वाला वर्ड गलत है वरना क्वेश्चन नो एरर है, बाकी सब कुछ हमने चेक कर लिया है। लिखा हुआ है न्यू रिक्रूटेड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आप बोलोगे कि ये एक एडजेक्टिव होता है। कैसे पता चला, हमने बोला कि ये मेरा न्यू कार है, तो कार क्या था भैया, नाउन था। कैसी कार थी, मेरी नई कार थी। इसका मतलब ये जो न्यू है ये कार के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब ये वाला क्या है, एडजेक्टिव है। अब आप सोचो, क्या हम ये कहना चाह रहे थे कि इस फैक्ट के बावजूद कि वो लड़का नया है या उस लड़के को नौकरी नहीं मिली है, आप किसको क्वालिफाई कराना चाह रहे हो न्यू को लगाकर, बॉय को कि रिक्रूटेड को? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं लड़का नया नहीं हो सकता, उसे नौकरी नहीं मिली होगी। लड़का तो 20-22-25 साल का होगा ना, इसका मतलब नया तो नहीं है दुनिया में, उसे नौकरी नहीं मिली है। इसका मतलब ये जो न्यू है ये बॉय को क्वालिफाई करने के लिए नहीं आ रहा, ये किसको क्वालिफाई करने के लिए है, ये रिक्रूटेड को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है।
चलो, अब हमने ये बात भी समझ ली कि ये रिक्रूटेड को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा था। तो भैया अगर ये रिक्रूटेड को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की कैपेसिटी क्या एक एडजेक्टिव में ही है? नहीं ना। तो यहां एडजेक्टिव कैसे होगा? किसमें है? एडवर्ब में है। एडवर्ब में है। एडवर्ब कैसे बना सकते हैं? हम इसके आगे ly लगा दें, जिसका मतलब है हम इस न्यू को न्यूली कर दें, कम बन जाएगा। मिल गया एरर? आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट ही इज अ न्यूली रिक्रूटेड बॉय। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। डैश शी इज क्लेवर शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ऐसे तरह के सवाल मैंने कई बार पढ़ा है। ठीक है, क्या लिखा है? डैश शी इज क्लेवर। ये जो क्लॉज है, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जो शी इज क्लेवर लिखा हुआ है, आपको लग रहा है ना कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन का है, जिसका मतलब मैं इसको बोलूं कि ये एक प्लेजेंट लाइन है, किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट जैसा है। शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, ये क्लॉज नंबर 2 है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। ऑफन क्या है? एडवर्ब है। मेक्स क्या है? वर्ब है। मिस्टेक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है मेक्स का। ठीक है, तो क्या लिखा है? शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। इसका मतलब ये अनप्लेजेंट बात है ना, कि वो गलतियां करती है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, वो चालाक है, वो गलतियां करती है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम जो भी कंजंक्शन का यूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए जरूरी है ना कि वो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जोड़े। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपरीत चीजों को जोड़े, क्योंकि एक में आप पॉजिटिव बात कर रहे हो, दूसरे में आप नेगेटिव बात कर रहे हो। इसका मतलब कॉन्ट्रास्टिंग वाला कोई एडजेक्टिव, कोई कंजंक्शन आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। पहले में लिखा है ऑल्दो। ऑल्दो हम कहां यूज करते हैं? जहां पे हम कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। जबकि बारिश हो रही थी, सब लोग आए थे। तो पहले वाले में आपने नेगेटिव बात बोली कि जबकि बारिश हो रही थी, दूसरे में आपने बोला सब लोग मौजूद थे। इसका मतलब ये वाला जो है कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। डिस्पाइट। देखो डिस्पाइट कंजंक्शन है ही नहीं, ये एक प्रीपोजिशन है। ये वाला बात आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि डिस्पाइट वही होता है जो इंस्पाइट ऑफ होता है। राइट, कई बार एरर आपको डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा कर देगा, जो कि गलत होता है। इसका मतलब ये है कि यहां पे हमें कंजंक्शन चाहिए था, यहां हमें प्रीपोजिशन पकड़ाया जा रहा है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। राइट, आगे बढ़ेंगे। लिखा है सिंस शी इज क्लेवर। देखो सिंस जो है ना, ये रीजन बताने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बाय दिस ड्रेस सिंस आई एम रिच। हालांकि बड़ा कॉकी सेंटेंस बनेगा, पर यह है मीनिंग के मैं ये कपड़ा, मैं ये ड्रेस खरीद सकता हूं क्योंकि मैं अमीर हूं। तो ये जो क्योंकि वाला सेंस है ना, बिकॉज वाला सेंस है, वहां पे ये सेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये नेगेटिव चीजों को जोड़ने के लिए काम नहीं, ये सॉरी कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जोड़ने के काम में नहीं आता। गलत है। येट का हिंदी मतलब होता है फिर भी। आमतौर पर ना ये सेकेंडरी जो क्लॉज है ना, एक तो ये क्लॉज हुआ, जो दूसरा क्लॉज है उसके साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इस येट को हम अगर यहां लगाते तो सेंस बनता कि ऑल्दो शी इज क्लेवर, जबकि वो चालाक है, फिर भी वो गलतियां करती है। तो ये फिर भी का सेंस सेकेंडरी क्लॉज के साथ आता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने येट को यहां फिट किया, मीनिंग नहीं बनेगा। मैं ऐसे कह सकता हूं कि फिर भी वो चालाक है, वो गलतियां करती है। नहीं, सेंस नहीं है। एक ही है, आंसर बनेगा ऑल्दो। ऑल्दो शी इज क्लेवर शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। जबकि वो चालाक है, वो अक्सर ये गलतियां करती है। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर एडिक्वेट डिलिबरेशंस द काउंसिल कैन सी स्केर्सली एनी वैलिड रीजन फॉर रिव्यूइंग द रिक्वेस्ट। पहले मैं अलग अलग किए देता हूं। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है यहां पर। एडिक्वेट डिलिबरेशंस, डिलिबरेशंस यहां के लिए इसका ऑब्जेक्ट है। आफ्टर का ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एडिक्वेट क्या है? एडजेक्टिव है, जो डिलिब्रेशंस को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब है डिलिब्रेशन मतलब होता है बातचीत, ठीक है, कोशिश। तो पर्याप्त कोशिश के बाद, काफी कोशिश के बाद, तो आफ्टर क्या था? प्रीपोजिशन। डिलिब्रेशन क्या था? उसका ऑब्जेक्ट। एडिक्वेट क्या है इसके लिए? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। द काउंसिल सब्जेक्ट है यहां का। कैन सी, कैन क्या है? मॉडल है। सी क्या है? मेन वर्ब है यहां का, जो कि आपको दिख रहा होगा बेस फॉर्म में है। स्केर्सली एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, दोनों सेंस में ही यूज किया जाता है। ठीक है। एनी डिटर्मिनर होता है। वैलिड रीजन, रीजन क्या है? नाउन है। वैलिड क्या है उसके लिए? एडजेक्टिव है। ठीक है। एनी वैलिड रीजन फॉर रिव्यूइंग, फॉर एक प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट आया है यहां पर रिव्यूइंग। फॉर रिव्यूइंग व्हाट? द रिक्वेस्ट। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है रिव्यूइंग के लिए। हमने सेंटेंस को अलग अलग कर लिया। हालांकि ये एरर का सवाल नहीं है, हमें इधर देखना भी नहीं है, हमें देखना सिर्फ वो पार्ट जो अंडरलाइंड है। पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है लंबे सेंटेंस को अलग अलग करने में, तो मैंने करके आपको दिखा दिया। अब आ जाओ उस वाले पार्ट पे जो अंडरलाइन था, हमें तो उसी पार्ट से मतलब है। इस क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। बोला गया जो लिखा है वो गलत है अगर, तो उसे सुधारिए। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो लिखा है वो गलत है।
लिखा है कि आफ्टर एडिक्वेट डिलिबरेशंस द काउंसिल कैन सी स्केर्सली, ठीक है, कैन सी स्केर्सली। अच्छा, कैन क्या होता है? एक मॉडल होता है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, राइट। इस बेसिस पे अगर कोई ऑप्शन कट रहा है तो पहले काट लीजिए। क्या लिखा है? कैन सॉ वर्ब का दूसरा फॉर्म है, कैन के बाद बेस फॉर्म आता है, ये आंसर नहीं हो सकता। कैन स्केर्सली सी, कैन है और सी है, हो सकता है। कैन नॉट सी स्केर्सली, देखो कैन नॉट और स्केर्सली ना एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव सेंस देगा और ये भी नेगेटिव सेंस देगा, डबल नेगेटिव अलाउड नहीं होते। स्केर्सली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से नहीं कुछ नहीं होता, तो कैन नॉट और स्केर्सली एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। अब या तो बी आंसर है या तो डी आंसर है। पहले देख लेते हैं लिखा क्या था क्वेश्चन में। लिखा कैन सी स्केर्सली एनी वैलिड रीजन फॉर रिव्यूइंग द रिक्वेस्ट, मतलब बहुत सारी बातचीत के बाद काउंसिल जो है वो बहुत मुश्किल से कोई वैलिड रीजन देख पा रही है उस रिक्वेस्ट को रिव्यू करने का, ये इसका हिंदी मीनिंग था। अब देखते हैं इसमें एरर क्या है, क्योंकि अगर एरर नहीं है तो फिर नो इंप्रूवमेंट आंसर है। तो देखते हैं पहले इसमें गलत क्या है। लिखा है कैन सी स्केर्सली, ये जो स्केर्सली यहां पे लिखा है ना, जिसे मैंने एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है, एक्चुअली क्या है, इसके पोजीशन में गड़बड़ है। इसका पोजीशन जो सेंटेंस पर रखा गया है उसमें झोल है, ठीक है। क्या झोल है देख लो। अब स्केर्सली एक टफ वाला एडवर्ब है, मैं कोई आसान एडवर्ब आपके लिए देता हूं। मान लो जैसे कि मैं कह रहा हूं ऑलवेज, ये भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, आई। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बताना ये सही है कि गलत है। लिख रहा हूं आई कैन वर्क ऑलवेज हार्ड, बताओ तो ये सेंटेंस गलत है कि सही है? आप बोलोगे सर जब पढ़कर देख रहे हैं तो कुछ ऑफ लग रहा है इसमें। क्या ऑफ लग रहा है? कि ये जो ऑलवेज है ना, ये शायद इधर किधर होना चाहिए था कि आई कैन ऑलवेज वर्क हार्ड, ऐसा कुछ होना चाहिए था, क्योंकि हमने बचपन से इसी तरीके से पढ़ा है। तो रूल क्या है, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। रूल क्या है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ डिग्री का जो इस्तेमाल होता है, हालांकि एकदम हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता, पोजीशन ऑफ एडवर्ब को लेके शुरू में भी लगते हैं आखिरी में भी लगते हैं, पर अगर वर्ब और मेन वर्ब के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए ना, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का पोजीशन क्या होता है, जरा ध्यान से देख लो एक बार। इसका पोजीशन होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री जो बोलो, और उसके बाद मेन वर्ब। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो याद रखना हमेशा ये मेन वर्ब के पहले आता है, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री का एक ऐसा रूल है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब भी पोजीशन ऑफ एडवर्ब से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बहुत बार वो प्रायोरिटी की बात होती है, उसका कोई रूल नहीं होता, ठीक है। पर इस केस में जहां पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कंटेक्स्ट में बात की जाए, तो आमतौर पर इसको बीच में ही लगाया जाता है, ठीक है। विच मीन्स यहां जो लिखा हुआ था कैन सी स्केर्सली, ये गलत है ना, क्योंकि कैन एक हेल्पिंग वर्ब था, सी एक मेन वर्ब था, और स्केर्सली जो था इसका पोजीशन गड़बड़ था, इसको बीच में कहीं होना चाहिए था। विच मीन्स अगर आप यहां देखोगे कैन स्केर्सली सी, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी क्या है, मेन वर्ब, स्केर्सली क्या है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ये तो बिल्कुल सही है, मतलब आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? आगे बढ़े क्या हम लोग यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए और हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, उसको ढूंढ के निकालिए। तो क्या लिखा है कि ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द एग्जाम। ही क्या है? सब्जेक्ट। सेज क्या है? इसके लिए मेन वर्ब। अच्छा देखना, ही के साथ तो सेज ही आता है, तो यहां कोई एरर नहीं है। दैट क्या कहता है, अब आगे की बात करते हैं। ही सब्जेक्ट, दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है, रीड्स मेन वर्ब, बिल्कुल सही है, ही के साथ रीड्स आना चाहिए। रीड्स व्हाट? नोवेल्स, तो ये ऑब्जेक्ट है। टू पास अवे द एग्जाम, एग्जाम को पास अवे करने के लिए। अब देखो ग्रामेटिकली तो आपको यहां तक का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, पर इसमें जो फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है ना, वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। पास अवे एक बहुत माइल्ड टर्म है, बहुत फॉर्मल टर्म है मरने के लिए, ठीक है। पास अवे मीन्स टू डाई। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि उसने कहा कि वो किताबें पढ़ता है, सॉरी वो कहता है कि वो किताबें पढ़ता है एग्जाम को मारने के लिए। कोई सेंस नहीं है इस बात का, ठीक है। अच्छा, पास एक ऐसा वर्ड है ना जिससे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम में बनते हैं, बहुत रिपीट होता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की थोड़ा सा आसान कर दूं आपके लिए, जहां जहां फ्रेजल वर्ब आता है मैं हमेशा अलग से स्लाइड लगा देता हूं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ये कोशिश करी है कि जो मोस्ट रिपीटेड है मैं उनको एक बार बता दूं, ठीक है। तो 6-7 मुझे मिले जो मोस्ट रिपीटेड पास वाले थे, मैंने उनको अलग से बता दिया आपके लिए, सुन लो ध्यान से। अब सबसे पहला है पास आउट। पास आउट के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है जब कोई व्यक्ति फेंट हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है, बेहोश हो जाए, उसको भी पास आउट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गया।
दूसरा जो पास आउट का मतलब होता है, उसका मतलब होता है किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने को भी पास आउट कहते हैं। आपने बोला होगा या सुना होगा कि मैं 2011 पास आउट हूं, मैं इस कॉलेज से पास आउट हूं। पास आउट का मतलब होता है ग्रेजुएट हो जाना, ठीक है। तो लिखा है शी पास आउट फ्रॉम द मिलिट्री एकेडमी लास्ट ईयर। तो पास आउट के दो मतलब बने यहां पे। अगला है पास अवे। अवे इसका मतलब क्या होता है? टू डाई, मर जाना। अगर हम सवाल देखें तो यहां पे वही लिखा हुआ था, टू पास अवे। अवे का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे पीसफुली इन स्लीप। उनके जो दादाजी हैं उनका देहांत हो गया जब वो नींद में थे तब, ठीक है। तो देहांत होने के लिए पास अवे यूज किया जाता है। अगला है पास बाय। पास बाय का मतलब होता है राहगीर या गुजरने वाला। एक्चुअली पासर्स बाय का मतलब होता है राहगीर, पास बाय का मतलब होता है कहीं से गुजरना, टू गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग और टू मिस नोटिसिंग। बस कहीं से चल के गुजर रहे हो तो उसे पास बाय कहा जाता है। क्या लिखा है कि आई सॉ हिम पास बाय द हाउस, मैंने उसे घर के बगल से गुजरते हुए देखा। डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी पास बाय, उसको मिस मत कर देना, ये मिस वाले सेंस में है, ठीक है। आगे पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है टू ट्रेवल अ प्लेस ब्रीफली, किसी जगह से थोड़े समय के लिए निकलना। वी पास थ्रू सेवरल टाउन्स ऑन आवर वे टू शिमला। हम शिमला जब जा रहे थे तो हमने बहुत सारे शहरों से हम पास थ्रू हुए। पास थ्रू का मतलब रुके नहीं वहां पे, हम बस वहां से होते हुए निकले, ठीक है। कुछ कुछ पास बाय जैसा ही होता है। और भी है जैसे पास ओवर। पास ओवर का मतलब होता है किसी को ओवरलुक करना, इग्नोर करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क। उसने बहुत मेहनत की लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आया तो उसको ओवरलुक कर दिया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया, उसे छोड़कर किसी और को प्रमोशन मिल गया। तो ये जो किसी को पास करना होता है ना, कि उसको ना मिलकर किसी और को मिल गया, उसे पास ओवर कहा जाता है। अगला है पास ऑन। पास ऑन का एक तो मतलब होता है, देखो, मैसेज पहुंचाना। ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड है कि शी पास्ड ऑन द मैसेज, प्लीज पास ऑन माय मैसेज टू योर फादर, ऐसे बोलते हैं हम लोग। अगला है, ये एक और टर्म है पास ऑन, मरने के लिए। हमने भी पढ़ा था पास अवे होता है मरने के लिए, पास ऑन भी होता है, हालांकि बहुत रेयरली यूज किया जाता है। ही पास्ड ऑन हिज स्लीप, ये भी आपने सुना होगा कि ही पास्ड ऑन व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, मतलब जब वो सो रहे थे तो उनका देहांत हो गया। तो पास ऑन भी बोलते हैं, पास अवे भी बोलते हैं। एक है पास फॉर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पास फॉर का मतलब होता है गलती से आपको कोई और समझ लेना, उसको पास फॉर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही कुड पास फॉर अ लोकल, वो ऐसा दिखता है ना कि उसे देख के ऐसा लगता है कि वो लोकल है, तो वो ना अगर कहीं पुलिस की नजर में जाएगा तो वो वहां से निकल जाएगा क्योंकि वो देखने में लोकल लगता है। ही कुड पास फॉर अ लोकल, राइट। तो पास के लिए हमने 7 यहां फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं। पास आउट का मतलब होता है जब कोई बेहोश हो जाए, ठीक है, या फिर कहीं से ग्रेजुएट होना। पास अवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मर जाना किसी का। पास बाय का मतलब होता है बिना रुके कहीं से गुजरना, जो कि पास थ्रू भी होता है, कहीं से गुजरना। पास ओवर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। पास ऑन का मतलब होता है या तो मैसेज पहुंचाना, या तो एक और टर्म है ये देहांत के लिए। और पास फॉर का मतलब होता है गलत फहमी का शिकार होना, ठीक है। ये पास वाले सारे फ्रेजल वर्ब्स थे जो आए थे। आगे बढ़ेंगे। दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 years। दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, रिसाइडिंग मेन वर्ब है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में लग रहा है देखकर। इन दिस सिटी, इन प्रीपोजिशन, दिस सिटी उसका ऑब्जेक्ट, फॉर आपके लिए प्रीपोजिशन, लास्ट 2 years उसका ऑब्जेक्ट, और ये समय बता रहा है। मतलब बात क्या होगी? बात वही वाली होगी ना कि हम लोग किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस का इस्तेमाल करके अगर ये दिखाएं कि काम स्टार्ट हुआ है पास्ट में और चलता हुआ आ गया है प्रेजेंट तक, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है। फिर यहाँ पे आर क्या कर रहा है? क्या होना चाहिए था? दे हैव बीन रिसाइडिंग, गलत है। अगला, लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट एज आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। लिखा है कि लाइफ ऑन, लाइफ यहाँ का सब्जेक्ट है, ऑन बोर्ड शिप मतलब जब आप शिप पे होते हो, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन है, उसके लिए बोर्ड शिप, ये एक कंपाउंड नाउन है बोर्ड शिप। तो क्या लिखा है कि लाइफ ऑन बोर्ड शिप, जो नाव के ऊपर जो जिंदगी है, वॉज लिंकिंग वर्ब है यहाँ का, ठीक है। लाइफ सब्जेक्ट था, वॉज लिंकिंग वर्ब है। लाइफ कैसा नहीं था? ये पूरा पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि लाइफ ऑन बोर्ड वॉज नॉट एज आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। मैंने जैसे उम्मीद की थी जिंदगी वैसी नहीं थी। यहाँ एज क्या है भैया? एज है कंजंक्शन। अब यहाँ देख लो क्या लिखा था, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, एक्सपेक्टेड मेन वर्ब, हैड के बाद V3 आता है, बिल्कुल सही है। इट लाइफ के लिए यूज किया गया, बिल्कुल सही है। टू बी बिल्कुल सही है। मतलब क्या हो जाएगा, जिंदगी जो बोर्डशिप पे थी वो वैसी नहीं थी जैसे मैंने उम्मीद की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हैड एक्सपेक्टेड क्यों सही है? क्योंकि सोचा, तो यहाँ पे 2 घटनाएं हैं, एक तो जिंदगी है और दूसरा जब आपने सोचा होगा, आपने एक्सपेक्ट किया होगा। ऑब्वियसली अगर आप 2024 में शिप पे थे और आप ये सोच रहे थे 2022 में कि लाइफ कैसी होगी, तो वही बोल रहा है कि लाइफ ऐसी नहीं थी जैसे मैंने पहले सोचा था, तो पहले वाली घटना में हैड लगेगा, इसलिए यहां पे हैड बिल्कुल जस्टिफाइड है। आगे, नन ऑफ वी एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। नन ऑफ वी नहीं होगा, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। इसका मतलब यहां पे नन ऑफ वी नहीं होगा, नन ऑफ अस होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? नन ऑफ अस, राइट। ये भी गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5।
आइडेंटिफाइड द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से किसी एक वर्ड की जो स्पेलिंग है वो सही है, ठीक है, आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा वर्ड है जो सही है। लिखा है इनोसेंस, इनोसेंस की स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग क्या है, INNOCENC, यहां एस लिखा था, ये गलत है। इमीडिएटली IMME होता है, IMMI नहीं। हॉरिड स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग क्या है, HORRID, मतलब होता है भयानक, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है। ऑनरेरियम, इसकी स्पेलिंग सही है, हिंदी मतलब क्या होता है इसका, मानदेय, भत्ता हम जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे ऑनरेरियम कहते हैं। वो पैसा जो किसी भी व्यक्ति को एडिशनली उसकी सैलरी के अलावा दिया जाए वो ऑनरेरियम कहलाता है, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। इफ ही कैन कीप अप स्मोकिंग फॉर अ मंथ और 2 हिज हेल्थ विल इंप्रूव। अंडर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है और फ्रेजल वर्ब्स इंक्लूडेड है इसमें। लिखा है कि इफ ही कैन कीप अप स्मोकिंग फॉर अ मंथ, अगर वो एक महीना लगातार अपनी स्मोकिंग को लगातार रखे, उसका हेल्थ जो है बहुत इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि कीप अप का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। मैं बताता हूं, याद दिलाता हूं, आपने कहां देखा होगा, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कीप अप द गुड वर्क, मतलब जो अच्छा काम आप कर रहे हो उस काम को कंटिन्यू करो। तो किसी काम को कंटिन्यू करना कीप अप कहलाता है। तो यहां पे सेंस ये था कि अगर आप 1-2 महीने और लगातार स्मोकिंग कंटिन्यू रखते हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी कि बिगड़ जाएगी, ऑब्वियसली यहां पे डिसकंटिन्यू करने की बात की गई है, कंटिन्यू करने की बात नहीं की गई है। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब 3 ऑप्शन बच रहे हैं, कीप अवे, कीप फ्रॉम, कीप ऑन, राइट। आइए, फ्रेजल वर्ब्स इंक्लूडेड है तो मैंने फिर से अलग से स्लाइड बना दिया आपके लिए। पहला क्या था, कीप अप, मतलब होता है टू मेंटेन समथिंग एट इट्स करंट लेवल और पेस, जो जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, कीप अप द गुड वर्क, ठीक है। दूसरा है कीप अवे, कीप अवे का मतलब होता है डिस्टेंस मेंटेन करना या किसी चीज के नजदीक नहीं जाना। ये वार्निंग या इंस्ट्रक्शन के लिए आमतौर पर यूज किया जाता है। पर कैच क्या है, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर कीप अवे तो हो सकता है फिर, पर कीप अवे के साथ दिक्कत क्या है, इसके साथ फ्रॉम लगता है। अगर यहां पे ये लिखा होता कि इफ यू कैन कीप अप फ्रॉम स्मोकिंग, तो हम कीप अप को हटा के वहां कीप अवे कर देते, यू हैव टू कीप अवे फ्रॉम। देख लेना यहां पे कीप अवे फ्रॉम जंक लिखा है, ऐसा तो यहां पे था नहीं, तो वो भी आंसर नहीं होगा। अगला कीप फ्रॉम, कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू स्टॉप वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, खुद को रोकना कुछ काम करने के लिए, इसका सेंस बन रहा है ना वहां पे। आगे बढ़ेंगे। कीप ऑन का मतलब होता है जो कर रहे हो करते रहो, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, ठीक है। तो फिर से कंटिन्यू डूइंग समथिंग वाले का तो सेंस नहीं बनेगा, तो कीप ऑन नहीं हो सकता, कीप अवे मैंने बता दिया, फ्रॉम लगेगा। आंसर कौन सा होगा, कीप फ्रॉम। इफ ही कैन कीप फ्रॉम स्मोकिंग, अगर वो दूर रख सकता है खुद को स्मोकिंग से 1-2 महीने के लिए, उसका हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कीप फ्रॉम। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिनोनिम ढूंढना है हमें। लिखा है द ह्यूमन रेस हैज इनफ वेपन्स टू एनहाइलेट इटसेल्फ। ह्यूमन रेस के पास, इंसानियत के पास इतने वेपन्स हैं, इतने हथियार हैं कि वो खुद को एनहाइलेट कर सकता है। एनहाइलेट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ANNIHILATE। एनहाइलेट का मतलब क्या होता है, एनहाइलेट का मतलब होता है निस्ते नाबूद कर देना। अगर मैं उर्दू में बोलूं तो बिल्कुल बर्बाद कर देना। अभी जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, मिनी वॉर चल रहा था, तो इसमें बार बार जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो ये कह रहे थे ना कि दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, अगर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया तो एनहाइलेट हो जाएगा पूरा का पूरा ह्यूमन काइंड। एनहाइलेट का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, ठीक है। आ जाओ इसमें से देखते हैं। नेगेटिव वर्ड है ऑब्वियसली। सपोर्ट, ये पॉजिटिव सेंस है, आंसर नहीं हो सकता, हमें सिनोनिम ढूंढना है। डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, हो सकता है। बीट, मारना। क्या एनहाइलेट मतलब होता है किसी को बिल्कुल बर्बाद कर देना, क्या उसके लिए बीट बोल सकते हैं, बीट तो बहुत ज्यादा उसके लिए एक माइल्ड टर्म हो जाएगा, ये तो बहुत हार्श टर्म है। डीके मतलब होता है सड़ना, एनहाइलेट। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रॉय। क्लियर है। अब चूंकि एक नया वर्ड आया था तो मैंने इसके लिए अलग से आपके लिए एक स्लाइड लगा दिया है। एनहाइलेट का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरीके से बर्बाद करना। इसके लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, वाइप आउट। क्या कह रहे थे, अगर आप उस टाइम पे अंग्रेजी एक बार पढ़ रहे होगे तो बोला जा रहा था कि इंडिया को वाइप आउट कर देना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को। वाइप आउट का मतलब यह है कि इंडिया को बिल्कुल मैप से ही हटा देना चाहिए। लोगों के ऐसे इमोशंस थे, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसके लिए, ऑब्लिटरेट, एक्सटर्मिनेट, डेसिमेट, ठीक है। तीनों वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है एसएससी में। ऑब्लिटरेट, ये मैं अक्सर अपने क्लास में याद कराता हूं कि ऑब्लिटरेट में लिटरेट वर्ड है ना, लिटरेट मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे। ऑब को अब समझ लेना, ठीक है। तो अब क्या है, अब लिटरेट लोग जो है ना, वो भी अगर जाहिलपन पे उतर जाए तो समाज एनहाइलेट हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है कि पढ़े लिखे लोग ही बेवकूफियों वाली बात कर रहे हैं। इसका मतलब समाज जो है वो अपने पतन की ओर है, एनहाइलेट हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एनहाइलेट होना,
बिल्कुल बर्बाद हो जाना, ऑब्लिटरेट, ठीक है। एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है नौकरी से निकालना, तो समझ जाओ दुनिया से ही निकाल दिया। एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी को बिल्कुल खत्म कर देना। डेसिमेट, डेसिमेट वर्ड को याद रखना, डेसिमल वर्ड से, डेसिमल का मतलब होता है ये डॉट को डेसिमल कहते हैं, तो दुनिया को बर्बाद करके एक डॉट बना देना, इतनी बड़ी दुनिया को डॉट बना देना, डेसिमेट कर देना, ठीक है। तो 4 वर्ड्स यहां बड़े इंपॉर्टेंट है, एनहाइलेट, ऑब्लिटरेट, एक्सटर्मिनेट, डेसिमेट। फिर से बोल रहा हूं, एनहाइलेट, ऑब्लिटरेट, एक्सटर्मिनेट, डेसिमेट, सबका मतलब क्या होता है, किसी को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज को बनाना, तो क्रिएट, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट हो सकता है। वहां पे एक और वर्ड आया था डिके, डिके का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। उसके लिए और क्या वर्ड यूज करते हैं, डिकम्पोज, रॉट, स्पॉइल। उल्टा क्या होता है, फ्लोरिश, एक मॉक टेस्ट में फ्लोरिश आया था, फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, ग्रो, इंप्रूव। आगे बढ़ेंगे, आगे पूछा गया है एंटोनिम ढूंढिए, कौन से वर्ड का एंटोनिम ढूंढने को कहा गया, अगली, अगली मतलब होता है कुरूप, ठीक है। आई, अट्रैक्टिव, आकर्षित, आकर्षक, नॉट आकर्षित, आकर्षक, ठीक है, हो सकता है। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है अलग, कुरूप का उल्टा अलग तो नहीं हो सकता। एजिटेटेड, नाराज, गुस्सा, कुरूप का उल्टा नाराज तो नहीं हो सकता। चीयरफुल, खुश, कुरूप का उल्टा चीयरफुल नहीं हो सकता। सैड या यहां पे लिखा होता तो हम ये मार्क कर सकते थे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्टिव। बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आयुषी डैश गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया आयुषी को, क्यों, क्योंकि उन्हें मेरिट स्कॉलरशिप मिला। नोट डालना, कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी नोट में लिख लेना, लिखना कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग। किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग। आई, ऑन, विथ, अबाउट, ओवर, आंसर कौन सा होगा, ऑन गेटिंग। अगला ईडियम है, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। अगर अगर किसी चीज को लेके यू आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, इसका मतलब होता है आप एकदम खुल के एक पूरी ताकत से चिल्ला रहे हैं, ठीक है। यू आर ओवरली एक्साइटेड अबाउट समथिंग, उसको बोलते हैं एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, ठीक है। जैसे आपने बहुत मेहनत की और आपको आपका ड्रीम पोस्ट मिल गया, तो मन करता है ना एकदम जोर से चिल्लाए, उसको बोलते हैं एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। तो क्या होगा, बी हैबिचुअल स्मोकर, नहीं हो सकता। बी ब्रेथलेस आफ्टर एग्जॉस्टिंग फिजिकल टास्क, सांस ना आना, ये नहीं हो सकता। टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इन अ कंट्रोल्ड टोन, कंट्रोल्ड टोन नहीं, अनकंट्रोल्ड टोन। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रीमली लाउडली। अगला, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। नो, ये आपके एरर का सवाल है। लिखा है कि नथिंग बट बुक्स आर सीन इन दिस रूम। लिखा है कि नथिंग बट बुक्स आर सीन इन दिस रूम। आइए अलग अलग करते हैं। लिखा है कि नथिंग बट, बट क्या है, प्रीपोजिशन। ये बुक जो लिखा है ये उसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर नथिंग यहां का सब्जेक्ट बचा, ठीक है। बुक्स लिखा था, माफ कीजिएगा, बुक्स लिखा था यहां पे। तो क्या था, नथिंग बट बुक्स आर सीन। आर क्या है यहां के लिए, हेल्पिंग वर्ब है। सीन क्या है यहां का, मेन वर्ब है। इन प्रीपोजिशन है, इन के लिए क्या आ रहा है, रूम आ रहा है। दिस उसके लिए आपके डिटर्मिनर का काम कर रहा है। तो क्या लिखा है कि नथिंग बट बुक्स आर सीन इन दिस रूम, इस रूम में और कुछ नहीं दिखता, केवल और केवल किताबें दिखती हैं। समझना आराम से। देखो मैं डायरेक्ट रूल भी बता सकता था आपको कि नथिंग बट से अगर कोई चीज स्टार्ट हो तो हमेशा नथिंग बट को सब्जेक्ट माना जाता है, उसके बाद आने वाले नाउन को हम लोग कंसिडर नहीं करते। पर मैं चाहता हूं आप कुछ भी रटो ना, आप समझो बात को। इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि बट जो है वो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आ रहा है वो बुक्स है, ठीक है, वो उसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब हम बुक्स को सब्जेक्ट नहीं मान सकते। हम यहाँ पे आर क्यों लगा रहे थे, शायद बुक्स को देखकर लगा रहे थे, लेकिन जब बुक्स हमारा सब्जेक्ट है नहीं तो फिर हम आर यहाँ कैसे लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन बचा, नथिंग। क्या आपको याद आ रहा है, नथिंग, एवरीथिंग, नोबडी, एवरीबडी, नो वन, समवन, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ये नथिंग सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा या नहीं। तो आर की जगह पे इज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नथिंग बट बुक्स इज सीन। राइट, आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है हमें, ठीक है। क्या वर्ड है, कोलेट। वर्ड क्या है, कोलेट। कोलेट का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना। देखो कितना मिलता जुलता है। कोलैट का मतलब होता है कलेक्ट। क्या कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना। ये टर्म ना अक्सर आपको किताबें जमा करने में, नोट्स जमा करने में, लीगल इंफॉर्मेशन जमा करने में, लीगल डॉक्यूमेंट्स जमा करने में, इन सारी जगहों पे बहुत मिलेगा। सिनोनिम क्या होता है कोलैट का, मैंने बताया कलेक्ट।
अब आ जाओ 4 वर्ड में से कौन सा कलेक्ट से मिलता जुलता, कोलैट से मिलता जुलता है, हम वो चेक कर लेते हैं। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है याद करना। सेलिब्रेट मतलब होता है खुशियां मनाना। क्लैश का मतलब होता है भिड़ंत। असेंबल मतलब होता है जमा करना। ठीक है, आपने अगर मार्वल की मूवीज देखी है तो हमेशा उसमें क्या होता है, अवेंजर्स असेंबल होते हैं। असेंबल मतलब होता है जमा होना, कलेक्ट होते हैं एक जगह पे। तो कोलैट के लिए सिनोनिम क्या हो सकता है, कलेक्ट हो सकता है, असेंबल हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नए वर्ड्स थे तो मैंने अलग से स्लाइड बना दिया आपके लिए। कोलैट का मतलब मैंने क्या बोला कि टू कलेक्ट और अरेंज इन ऑर्डर स्पेशली डॉक्यूमेंट्स और डेटा, खास करके डॉक्यूमेंट्स और डेटा को एक जगह पे जमा करना कोलैट कहलाता है। सिनोनिम क्या होगा, असेंबल जमा करना। कंपाइल, हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि पीडीएफ दे दो रहा हूं, इसको मैंने कंपाइल किया है सारे सिनोनिम्स को लगा के। कंपाइल का मतलब क्या होता है, कंपाइल का मतलब होता है जमा करना, असेंबल। ठीक है, उल्टा क्या होगा, बिखेर देना, स्कैटर, डिसऑर्गेनाइज। एक और वर्ड था रिकॉल, रिकॉल का मतलब मैंने बोला था याद करना, तो रिमेंबर हो सकता है, रिकलेक्ट हो सकता है। एक और वर्ड जो मुझे याद आ रहा है वो है कमेमोरेट, जिसका मतलब होता है याद करना, है ना। उल्टा क्या होगा, फॉरगेट, भूल जाना, ओवरलुक, इग्नोर करना। क्लैश, झगड़ा, टू कम इन कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट, कोलाइड, फाइट, झगड़ा। उल्टा क्या होगा, अग्री, हार्मोनाइज, हार्मोनाइज का मतलब होता है भाईचारा, टू बी इन अ गुड रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है ट्रैंक्विलिटी, आपसे पूछा गया उसका उल्टा बताइए। लिखा है द सिटी वाज फाइनली रिस्टोर्ड टू ट्रैंक्विलिटी। सिटी जो है वो फाइनली जो है वो ट्रैंक्विलिटी वहां पे रिस्टोर हो गई, फिर से वहां पे ट्रैंक्विलिटी आ गई। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर साइन हुआ तो जो बॉर्डरिंग जो स्टेट्स थे दोनों मुल्कों के, उनमें ट्रैंक्विलिटी आ गई ना, मतलब शांति आई। अब हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है, राइट। हार्मनी मतलब होता है भाईचारा, अभी अभी जस्ट समझाया था, अभी यहां पे समझाया था हार्मोनाइज। हार्मनी मतलब होता है भाईचारा। शांति का उल्टा भाईचारा हो सकता है क्या, ये तो पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड है, तो हमें जब इसका आंसर एंटोनिम का ढूंढना तो नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। डिस्टर्बेंस, शांति का उल्टा डिस्टर्बेंस हो सकता है। मिजरी, मिजरी मतलब होता है किसी के खराब दिन, किसी की परेशानियों को मिजरी कहा जाता है, तो क्या हम शांति का उल्टा मिजरी बोल सकते हैं, ना। कैप्टिविटी, किसी को कैद में रखना, शांति का उल्टा कैद में रखना, ना। आंसर कौन सा होगा, डिस्टर्बेंस। फिर से कुछ नए वर्ड्स। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ काम एंड पीस, एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, जहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, शांति हो, सुकून हो, उसे हम ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या है, पीस, सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब होता है शांति, SERENE, सेरेन मतलब होता है शांत, सेरेनिटी मतलब होता है शांति, स्टिलनेस। एंटोनिम क्या होगा, डिस्टर्बेंस, केओस, केओस मतलब होता है अनरेस्ट, है ना, बिल्कुल भगदड़ है, हर तरफ अनऑर्गेनाइज्ड है चीजें, उसे केओस कहा जाता है। हार्मनी का मतलब होता है जब दो लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, उसे हार्मनी कहते हैं। पीस कह सकते हैं, कनकॉर्ड कह सकते हैं, यूनिटी कह सकते हैं। ठीक है, कनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, अकॉर्ड। जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स, आपको याद आ रहा होगा, ये वर्ड मैंने कई बार आपको सिखाया, तीनों एक साथ, अकॉर्ड, कनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड नियम मानना, कनकॉर्ड अच्छे संबंध में होना, डिस्कॉर्ड झगड़े में होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उसको डिस्कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, आ जाओ, उल्टा क्या है, कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड। देखो डिस्कॉर्ड भी आ गया। सो कनकॉर्ड मतलब होता है किसी के साथ अग्रीमेंट में होना, डिस्कॉर्ड इज डिसएग्रीमेंट में होना, डिस से याद रखना डिसएग्रीमेंट। ठीक है, आ जाओ, मिजरी, किसी की दुख, किसी की पीड़ा, सॉरो, एंग्विश, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्ट्रेस, किसी का दुख, उल्टा क्या होगा, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद में रखना। कन्फाइनमेंट, आपने किसी को कन्फाइनमेंट में रखा है, आपने किसी को जेल में बंद रखा है। इंप्रिजनमेंट, डिटेंशन, उल्टा क्या होगा, फ्रीडम और लिबर्टी। आगे बढ़ेंगे। लिखा, शी वाज सिटिंग डैश ऑल डे ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। वो हमेशा डैश बैठी रहती थी पूरे दिन, जब वो ये सोचती रहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी। अब यहां पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं जो होमोनिम्स जैसे हैं, एक है आइडियल, एक है आइडल, एक है आइडल, एक है आइडल। ऐसा तो सबसे पहले इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता आइडल। आइडियल, आइडल और आइडल। देखो, आइडियल का मतलब होता है एग्जेम्पलरी, मतलब ऐसी कोई चीज जिसका उदाहरण आप दे पाओ, जो चीज इतना जबरदस्त हो, है ना। हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, आइडियल टेम्परेचर, आइडियल प्रेशर, है ना, आइडियल कंडीशन, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही, यूटोपियन टाइप का। ठीक है, उसको आइडियल कहते हैं। तो वो आइडियल बैठी हुई थी, इसका सेंस नहीं है। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, राइट, या फिर जो पूजनीय हो, उसको भी आइडल कहते हैं, है ना। जैसे हमारे बड़े सारे आइडल होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर बहुत सारे लोगों के आइडल हैं, स्वामी विवेकानंद बहुत सारे लोगों के आइडल है, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके आदर्शों पे आप चलने की कोशिश करते हैं, उनको आइडल कहते हैं। तो सी वाज सिटिंग आइडल, वो मूर्ति जैसी बैठी थी, कोई सेंस नहीं। आइडल, आइडल का मतलब होता है बेकार। ऐसे तो लिटिल मीनिंग शांत भी हो सकता है, पर ये नेगेटिव सेंस में तो इसको बेकार बोलना ज्यादा अच्छा होगा, कि वो बेकार बैठी थी,
कोई काम नहीं था, लैक ऑफ मूवमेंट, एक ही जगह पे थी, तो लिखा है कि शी वाज सिटिंग आइडल ऑल डे, वो पूरे दिन जो है बेकार बैठी थी और ये सपना देखती रहती थी कि वो डॉक्टर बनेगी। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब जो नए वर्ड्स थे उनको लेके मैंने एक यहां पे लिख दिया है अलग से स्लाइड। आइडल आइडियली मतलब होता है नॉट वर्किंग, एक्टिव नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं कर रही, डूइंग नथिंग। इनएक्टिव, अनऑक्यूपाइड, अनएम्प्लॉयड, उल्टा क्या होगा? बिजी, एक्टिव, एंगेज्ड। आइडियल जो मैंने बोला था, एग्जाम्पलरी, परफेक्ट एग्जाम्पल किसी भी चीज का, स्टैंडर्ड होता है ना कि एक विराट कोहली एक आइडियल क्रिकेटर है, ठीक है, तो परफेक्ट, मॉडल, एग्जाम्पलरी बोल सकते हैं जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके। एंटोनिम क्या होगा? फ्लॉड। फ्लॉड, फ्लॉ मतलब क्या होता है? किसी की कमियों को फ्लॉ कहते हैं, तो फ्लॉड मतलब जिसमें कमियां हो, जो परफेक्ट ना हो। आइडल किसी भी व्यक्ति का इमेज जिसे बहुत ज्यादा एडमायर किया जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए, आइकॉन कह सकते हैं, हीरो, सुपरस्टार। एंटोनिम क्या होगा? नोबडी, आउटकास्ट। क्वेश्चन 15, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इनमें से कौन सा वन वर्ड को सूट करता है, मतलब ये जो डेफिनेशन है इसके लिए कौन सा वन वर्ड आएगा? अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो, जो बहुत बदनाम हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या उसे रेनाउंस कहते हैं? रेनाउंस तो भैया वर्ब होता है, आप तो पर्सन का पूछ रहे हो, आपको तो नाउन चाहिए यहाँ पे, है ना, या एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रेनाउंस। ये तो आंसर नहीं हो सकता, वैसे इसका मतलब होता है त्याग देना। नटोरियस, अ पर्सन विथ एविल रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो सम्मान है, मतलब सम्मान है ही नहीं, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बदनाम है, उसको नटोरियस कहते हैं। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा शोरगुल से भरा हुआ, उसको बॉइस्टरस कहते हैं। बॉइस्टरस तो नहीं हो सकता। रेनाउंड, जाना माना, ये तो उल्टा हो जाएगा, हमसे पूछा जाता है जिसकी रेपुटेशन खराब है, जाना माना नहीं है, तो आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आइए, नटोरियस का मतलब क्या होगा? फेमस फॉर समथिंग बैड, हैविंग एन इविल रेपुटेशन। क्या सिनोनिम हो सकता है? इनफेमस, डिसरेप्यूटेबल, स्कैंडलस। रेनाउंस का मतलब क्या होता है? फॉर्मली किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, वर्ब है ये, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? रिलिंक्विश, त्याग देना, एब्डिकेट, त्याग देना, रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट त्याग देने के सेंस में ही होता है, आप जब किसी आइडिया को एंडोर्स नहीं करते हैं तो उसे रिप्यूडिएट कहा जाता है, ठीक है, ऑन द सेम लाइंस है। तो रिलिंक्विश हो सकता है, एब्डिकेट हो सकता है, रिप्यूडिएट हो सकता है, इन सब का मतलब होता है त्याग देना। उल्टा क्या होगा? एक्सेप्ट, इम्ब्रेस, क्लेम। बॉइस्टरस मैंने बोला था बहुत ज्यादा नॉइजी, शोरगुल से भरा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, तो क्या हो सकता है? लाइवली, लाइवली मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ। एक्सुबरेंट, फुल ऑफ एनर्जी। एनिमेटेड, फुल ऑफ एनर्जी, तो लाइवली, एक्सुबरेंट, एनिमेटेड, बॉइस्टरस, ये सब सिनोनिम हो सकते हैं जिसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। रेनाउंड, जाना माना, प्रसिद्ध, फेमस, सेलिब्रेटेड, वेल नोन। उल्टा क्या होगा? अननोन, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है वेग, जिससे कोई ना जानता हो, धुंधला टाइप का व्यक्ति, इनसिग्निफिकेंट। आगे बढ़ेंगे। आई गो बॉन्कर्स एवरी टाइम आई हियर माई फेवरेट सॉन्ग ऑन द रेडियो। लिखा है कि मैं बॉन्कर हो जाता हूं जब भी मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुनता हूं रेडियो पर। देखो, बॉन्कर्स जो टर्म है ना, एक्चुअली ये इसका मतलब होता है पागल। अगर मैं लूज टर्म्स में समझाऊं तो बॉन्कर्स का मतलब होता है पागल, राइट। तो आई गो बॉन्कर्स एवरी टाइम आई हियर माई फेवरेट सॉन्ग ऑन द रेडियो का मतलब होता है मैं पागल हो जाता हूं हर दफा जब मैं अपनी फेवरेट सॉन्ग को रेडियो पर सुनता हूं। तो पागल हो जाने को गो बॉन्कर्स कहते हैं। क्या सिनोनिम होगा? क्या सर, क्या मीनिंग होगा? लिसन वेरी केयरफुली, नहीं। राइज वेरी हाई, मैं बहुत ऊपर ऊपर चला जाता हूं, नहीं। बिकम क्रेजी, पागल हो जाता हूं। एक्सप्लोड इन एंगर, गुस्से से भर जाता हूं। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, एक ऐसी लाइन जहां पर ऐसा महसूस होता है कि पृथ्वी, समंदर, आसमान सब आकर मिल गए, उस लाइन को क्या कहते हैं? क्या उन्हें नाडिर कहा जाता है, जेनिथ कहा जाता है, ट्राइवेट कहा जाता है, या हॉराइजन कहा जाता है? ठीक है, रटा रटाया वर्ड है, हॉराइजन कहा जाता है, पर तीन बड़े अच्छे टर्म्स आए तो मैंने अलग से इसके लिए स्लाइड बना दिया। एक एक करके मैं सारे वर्ड्स को समझाता हूं। हॉराइजन का मतलब होता है वो लाइन जहां पे आपको ऐसा महसूस हो कि पृथ्वी, आसमान, समंदर सब जाकर मिल गया। आप जब किसी खाली मैदान में खड़े होकर दूर देखते हो या समंदर को अगर देखते हो तो ऐसा लगता है समंदर जाके यूं आसमान है और यूं जाकर मिल गया। ये जो मिलने वाला पॉइंट है इसको हॉराइजन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है नाडिर। नाडिर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का सबसे लोएस्ट पॉइंट, वर्स्ट मोमेंट आपका नाडिर कहलाता है, ठीक है। लिखा, आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग ही फेल्ट हिज लाइफ हैड रीच्ड इट्स नाडिर। ऐसा महसूस हुआ सब कुछ खो देने के बाद कि वो अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है, तो लोएस्ट पॉइंट पे होना नाडिर कहलाता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? बॉटम, लोएस्ट पॉइंट, डेप्थ। उल्टा क्या होता है? जेनिथ या पीक, किसी चीज का जेनिथ मतलब किसी चीज की ऊंचाई, सबसे टॉप पॉइंट, या पीक, ठीक है। इसको दो तरीके से आप याद रख सकते हैं, या तो नादिर शाह के नाम से याद रखो, हिस्ट्री पढ़ा है आपने, नादिर शाह बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति था,
तो किसी व्यक्ति का बहुत गिर जाना। दूसरा क्या है, नाडिर को एक और तरीके से जो याद करवाता हूं मैं कि नदी से याद रखना कि नदी कहां मिलता है, लोएस्ट पॉइंट पे नदी मिलता है, इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट को नाडिर कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। इसको कैसे याद रखोगे, जेन समझते हो, जापान में जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें जेन कहा जाता है। जेन जेन क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जो मोरल होता है वो सबसे हाई होता है, एकदम टॉप मोस्ट मोरल होता है उनका। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं वो अपने लाइफ के जब कोई जेन धारण कर लेता है। तो जेनिथ का मतलब होता है सबसे शिखर पर, चरम सीमा, पीक, समिट, क्लाइमेक्स। उल्टा क्या होगा, नाडिर या बेस। राइट, आगे बढ़ेंगे। ट्राइवेट। ट्राइवेट एक स्टैंड को कहते हैं जिसके ऊपर बर्तन रखे जाते हैं। कभी कभी जब खास करके दूध के पतीले के साथ ऐसा होता है, मेरे घर पे है कि दूध का पतीला बहुत गर्म होता है तो उसे डायरेक्ट टेबल पे नहीं रखते, एक स्टैंड होता है ऐसा गोल सा छोटा सा, इस स्टैंड के ऊपर फिर उस पतीले को रखा जाता है। इस स्टैंड को ही ट्राइवेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जितने भी वर्ड्स मैंने बता रहा हूं ना, ये जो नए वर्ड्स आपको मिलेंगे इनका आप नोट्स बना लेना। नोट्स कैसे बनाओगे, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जाना, टेलीग्राम का जो लिंक मिलेगा उससे चैनल ज्वाइन कर लेना। हर वो वीडियो जिसमें वोकैब इंक्लूडेड है उसका मैं अलग से पीडीएफ डाल देता हूँ। पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके आप उससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है, अरेंज करिए इन सेंटेंसेस को मीनिंगफुल पैराग्राफ में। ए में, दिस शिफ्ट हैज हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द वे बिजनेसेस ऑपरेट। ये जो शिफ्ट है इसका बहुत ही प्रोफाउंड इंपैक्ट, प्रोफाउंड मतलब होता है डीप, इसका बहुत ही डीप इंपैक्ट पड़ा जिस तरीके से बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा जिस तरीके से बिजनेसेस जो हैं वो काम करते हैं। बी में लिखा है, इन रीसेंट ईयर्स, हाल के सालों में, टेक्नोलॉजी हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड द ग्लोबल इकोनॉमी। हाल के सालों में टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज किया है ग्लोबल इकोनॉमी को, बहुत ज्यादा परिवर्तन किया ग्लोबल इकोनॉमी में। सी में है, कंपनीज नाउ रिलाई heavily on digital tools to enhance their productivity and reach a broader audience। लिखा है जो कंपनी है वो बहुत heavily रिलाई करती हैं डिजिटल टूल्स के ऊपर ताकि प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीज कर पाए और जो ब्रॉडर ऑडियंस है, मतलब और भी जगह के जो ऑडियंस है उन तक पहुंचा जा सके। डी में है, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स हैज स्काई रॉकेटेड। परिणाम स्वरूप जो डिमांड है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में वो बहुत ऊपर गया है, वो बिल्कुल स्काई रॉकेट हो चुका है। आए देखें एक बार, एक एक करके मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन किया देता हूं। ठीक है, किससे होगा किससे नहीं होगा ये हमने पढ़ लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका पेयर कैसे बनेगा। लिखा है फर्स्ट में, दिस शिफ्ट हैज हैड। कौन सा शिफ्ट की बात हो रही है, क्या हम इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं? अगर हमने ए से स्टार्ट किया तो लिखा है कि इस शिफ्ट का बहुत प्रभाव पड़ा बिजनेस को, जैसे ऑपरेट करते हैं उसके तरीके में। कौन से शिफ्ट का? ए से देख के तो हमें ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट स्टार्ट होगा, तो ए वाला तो आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़े। इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के सालों में, टेक्नोलॉजी हैज ड्रास्टिकली चेंज द ग्लोबल इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी ने ड्रास्टिकली चेंज किया है ग्लोबल इकोनॉमी को, यहां से स्टार्ट लग रहा है, हो सकता है। सी में लिखा है, कंपनीज नाउ रिलाई हेविली। कंपनीज अब बहुत हेविली रिलाई करते हैं डिजिटल टूल्स के ऊपर ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जा सके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पेयर कैसे बनेगा, तो देखना डी में लिखा था, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, जो डिमांड है स्किल्ड प्रोफेशनल का वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो लोग हैं उनको, उनकी डिमांड स्काई रॉकेट हुई है। सी में लिखा था कि लोग जो है अब डिजिटल टूल्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। डी में लिखा है, परिणाम स्वरूप, मतलब कुछ हुआ था उसके रिजल्ट में अब बहुत ज्यादा डिमांड है। इसका मतलब सी के बाद डी होना चाहिए। सी में बोला गया कि डिजिटल टूल्स से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई किया जा रहा है। डी में बोला गया इसके अकॉर्डिंग, इसके रिजल्ट में अब बहुत सारे लोग जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है उन प्रोफेशनल्स की जरूरत है, मतलब सी के बाद डी होना चाहिए। आइए, सी के बाद बी है, सी के बाद डी है, सी के बाद डी है। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर सी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बी में लिखा था कि हाल फिलहाल में के सालों में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदली है। कैसे बदली है? सी में उसका जवाब था कि कैसे बदली है। मैंने तो बोल दिया कि जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज किया है ग्लोबल इकोनॉमी को। कैसे चेंज किया? सी में बताया गया, ऐसे चेंज किया है कि कंपनीज अब रिलाई करते हैं डिजिटल टूल्स के ऊपर। मतलब यहां पे एक फैक्ट बताया गया था और उस फैक्ट से क्या रिजल्ट हुआ ये सी नंबर में बताया गया था। तो बी के बाद सी होना चाहिए था। अब हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना है जहां बी के बाद सी है। आइए, बी के बाद ए है, बी के बाद सी है, आंसर कौन सा होगा? बी, सी, डी, ए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 19 में जरा पानी पी लो, ट्राई करिए, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी, अब क्या है, हमें वॉइस में चेंज करना है। लिखा है ही इंप्रेसेस हिज बॉस विथ हिज परफॉर्मेंस। लिखा है ही इंप्रेसेस, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इंप्रेसेस क्या है, वर्ब है, हिज बॉस क्या है, ऑब्जेक्ट है, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, हिज परफॉर्मेंस इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब हमें इससे तो कोई काम नहीं है, राइट। हमें बेसिकली इस वाले चीज को चेंज करना है, ही इंप्रेसेस हिज बॉस। हमने पढ़ा है कि जब भी हम चीजों को पैसिव करते हैं तो हमेशा वो फॉर्म लेता है बी प्लस वी3 का। बी का कौन सा फॉर्म आएगा, ये डिपेंड करता है कि जो वर्ब लिखा है वो कौन सा टेंस में है। अभी हम देख पा रहे हैं V5 है, जिसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम बी के प्रेजेंट टेंस का फॉर्म ले लेंगे। बी का प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है, इज एम आर, और उसके साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, इज एम आर, और उसके साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ही इंप्रेसेस। हम जब इसको चेंज करेंगे तो इंप्रेसेस चेंज होगा इज एम आर इंप्रेस्ड में। आइए ऑप्शन, इज इंप्रेस्ड, इंप्रेसेस नहीं हो सकता आंसर, इज इंप्रेस्ड, इज इंप्रेस्ड, ठीक है। अच्छा, यहां से तो नहीं कटा, आगे बढ़ेंगे। हिज बॉस इज इंप्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, हो सकता है। हिज बॉस इज इंप्रेस्ड एट बाय, एट और बाय एक साथ कैसे होगा, दो प्रीपोजिशन क्यों लगाएंगे और एट लगाएंगे ही क्यों। हिज बॉस इज इंप्रेस्ड इन हिज परफॉर्मेंस, भैया बाय प्लस एजेंट होता है, इन प्लस एजेंट नहीं। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। लिखा ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर मैं आऊंगा इसको चेंज करने पे। देखो, नीड और डेयर ना दो ऐसे वर्ब्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तब ये सेमी मॉडल जैसे यूज किए जाते हैं, और जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तब तो ये मेन वर्ब का काम करते ही हैं। इनके साथ रूल ये है कि जब ये सेमी मॉडल जैसा यूज कर रहे हो तो आमतौर पर इनके साथ नॉट लगेगा, जब ये मॉडल जैसा यूज कर रहे हो तो आमतौर पर इनके बाद इंफिनिटिव लगता है। एग्जांपल से समझाता हूं, बेहतर समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि ही नीड नॉट वरी अबाउट मी, या फिर ही नीड्स टू वरी अबाउट मी। यहां पे ना आप अगर नोटिस कर रहे हो, नीड को दो तरीके से यूज किया गया। दोनों का सब्जेक्ट ही था, लेकिन एक जगह पे हमने V5 लिखा और दूसरी जगह पे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, बात को समझिएगा। लिखा ही नीड नॉट वरी, यहां पे क्या आपको यह दिख रहा है कि नीड नॉट आया है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ऑलरेडी एक मेन वर्ब है। कौन सा मेन वर्ब है, वरी। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके पहले हमने जो नीड लिखा था, इसका मतलब ये मेन वर्ब जैसा काम नहीं कर रहा। जब ये मेन वर्ब जैसा काम नहीं कर रहा तो ये किसके जैसा काम कर रहा है, ये मॉडल के जैसा काम कर रहा है। अब जब ये मॉडल के जैसा काम कर रहा है, क्या इसके आगे हम एस लगा सकते हैं? क्या आपने कभी ही कैन को ही कैन्स किया है, ये लॉजिक लगा के ही सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर होगा? नहीं। हम लोग कभी भी मॉडल के फॉर्म को थोड़ा ना चेंज करते हैं। इसके हम लोग अगर यहाँ पे V5 लगाएंगे भी तो इसका मेन वर्ब होना जरूरी है, मॉडल को थोड़ा ना चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये मॉडल था, इस वजह से ही का नीड्स नहीं हुआ। अच्छा, नीड्स नहीं हुआ तो नीडेड भी नहीं होगा। मतलब तो ये है कि अगर कोई मॉडल है, फॉर एग्जाम्पल मस्ट, तो आप इसको पास्ट में लिखोगे तो मस्टेड थोड़ा ना कर दोगे। मस्ट तो अपने आप में एक मॉडल है और इसका प्रेजेंट पास्ट मस्ट ही होता है। सिमिलरली नीड नॉट का प्रेजेंट पास्ट नीड नॉट, सिंगुलर प्लूरल नीड नॉट ही होता है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो क्या लिखा था, ही नीड नॉट वरी अबाउट मी। दूसरे पे आ जाओ, ही नीड्स लिखा है, यहां पे देखना ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। चूंकि मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर। अच्छा, मैंने क्या बोला, उसके बाद क्या लगेगा, इन्फिनेटिव लगेगा। तो देखो इन्फिनेटिव लगा है कि नहीं, ही नीड्स टू वरी, किसके बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि नीड और डेयर ये दोनों के दोनों ना सेमी मॉडल भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। कैसे पता चलता है कहां सेमी मॉडल है कहां मेन वर्ब है? बहुत आसान है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसका फॉर्म चेंज होगा, इसके आगे इन्फिनेटिव लगेगा। अगर ये मॉडल है तो यहां कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा, आमतौर पर ये नॉट के साथ आएगा, और उसके साथ साथ एक और मेन वर्ब आपको इसके इमीडिएट बाद मिल जाएगा। तो ही नीड नॉट वरी अबाउट मी लिखा हुआ। आ जाओ, अब अगर ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ था मैं उसको देखूं तो लिखा ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी। अब देखो यहां पे यू सब्जेक्ट है, नीड क्या था भैया, नीड यहां का मॉडल था। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि एक तो नीड नॉट लिखा हुआ है, दूसरा इसके बाद एक मेन वर्ब वरी आया है, इसका मतलब ये वाला मॉडल था और ये वाला बेस फॉर्म था। बोल सकता हूं ना मैं। अब हमें इसे चेंज करना है इसके इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से। आई लिखा ही सेड टू मी यू, यू सेकंड पर्सन है, आपको सन रूल याद आ रहा है।
सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होता है? मी, तो यहां क्या होना चाहता है? आई। लिखा ही सेड टू मी दैट ही कहां से आया? आई होना चाहिए। ही टोल्ड मी दैट आई, ही सेड टू मी दैट यू कहां से आएगा? आई होना चाहिए। ही एश्योर्ड मी दैट आई, दो जगह पे। आगे बढ़ेंगे, बी को देखेंगे, लिखा आई शैल नीड, शैल कहां से आ जाएगा अपने मन से? गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ही एश्योर्ड मी दैट आई नीड नॉट वरी। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि यहाँ पे नीड का नीडेड क्यों नहीं हुआ, तो मैं ऑलरेडी यहां जवाब बता चुका हूं क्यों नहीं हुआ। ये एक मॉडल है, इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। फिर से वही एग्जांपल दूंगा, मस्ट का मस्टेड नहीं होता है, पास्ट में भी मस्ट ही रहता है, सेम है यहाँ पे भी, नीड नॉट का नीड नॉट ही रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला जो सवाल है वो क्लोज टेस्ट का है, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट में ये कोई कहानी नहीं है, ये एक आपके लिए मोटिवेशन है, एक आपके लिए ये एक ऑप्टिमिज्म है। CGL 24 में जो भी कट ऑफ आया गया उसके बाद ये पूरा का पूरा पैसेज, जो भी मेरे से पहले क्लोज टेस्ट पढ़ चुके हैं, आपको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूं। मैं इसको 2 बार पढ़ूंगा। पहली बार जब मैं पढ़ूंगा तो इसकी समरी बताने के लिए पढ़ूंगा, टोन बताने के लिए पढ़ूंगा, दूसरी बार हम जब पढ़ेंगे तो फिलअप करने के लिए पढ़ेंगे। आइए, लिखा है कि फॉर द एस्पिरेंट्स हु फेल्ड इन CGL 2024 मेंस इट्स टफ टू शेक डैश द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स and coming so close to your goal but getting failed due to bad luck without your fault। लिखा है कि जो लोग 2024 मेंस के एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत मुश्किल है शेक डैश करना उस फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन को, उस निराशा को, उस परेशानी को, जब उन्होंने बहुत मेहनत की सालों तक और इतने नजदीक आए वो अपने गोल के, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से, उनकी कोई गलती नहीं थी, किस्मत खराब होने की वजह से वो फेल हो गए। बट हियर इज द थिंग, लेकिन यहां पे एक बात जो ध्यान रखनी चाहिए, You have already put dash efforts and gained knowledge। आपने already dash efforts लगाए और knowledge gain किया। Now CGL 25 exam is a new chance to showcase your skills and prove to yourself that you are capable। Now जो CGL 25 का जो एग्जाम है ना, वो एक नया चांस है ये शोकेस करने का अपना स्किल आपको, और ये प्रूव करने का कि आप उस लायक हैं। Think of it like this, you have already done the hard work of preparing and now you just need to fine tune and refresh your skills। इसको इस तरीके से देखिए कि आपने ऑलरेडी मेहनत की, प्रिपेयर किया, और अब आपको सिर्फ अपने जो स्किल्स हैं उनको रिफ्रेश और फाइन ट्यून करने की जरूरत है। You have dashed from your past experience and you now you know what to expect। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से डैश कर सकते हैं और अब आप ये बात जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, यू आर बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशन यू हैव ऑलरेडी लेड। आप अब आपने बेस बना लिया है, फाउंडेशन बना लिया है, अब आपको उसके ऊपर सिर्फ और मंजिलें बनानी है। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट रिजल्ट डजंट मीन इग्नोरिंग व्हाट हैपेंड और डिसमिसिंग योर फीलिंग। लेकिन जब ये कहा जाता है कि पुरानी चीजों को भूल जाइए, इसका मतलब ये नहीं होता कि पुरानी जो फीलिंग्स है उनको डिसमिस कर दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। इट मीन्स एक्नोलॉजिंग व्हाट वेंट रॉन्ग। ये बात जरूरी है कि पुरानी चीजों के ऊपर आप ये ना सोचें कि जो बीत गई सो बात गई, अरे हो गया नहीं हुआ सिलेक्शन। यहां ये जरूरी है कि आप ये बात एडमिट करें कि आपने गलती की थी, आप एक्नॉलेज करें कि क्या क्या गलतियां हुई थी और उनसे सीखें, लर्निंग फ्रॉम इट एंड यूजिंग दैट एक्सपीरियंस टू फ्यूल योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और ये जरूरी है कि आप जो है अपने जो भी गलतियां आपने की थी उनको सुधारें, उनके ऊपर काम करें और अगले वाले एग्जाम के लिए इसका फ्यूल जैसा इस्तेमाल करें। You have got 3 months to focus on your weaknesses, revisit the areas where you struggled and come back dash। लिखा है कि आपके पास 3 महीने हैं अपने वीकनेसेस पे काम करने के लिए, उन एरियाज को पे काम करने के लिए जहां पे आप स्ट्रगल करते हैं, और कम बैक डैश करने के लिए। रिमेंबर, सक्सेस ऑफन रिक्वायर्स परसिवरेंस एंड रेजिलियंस। इस बात को याद रखिए कि सक्सेस के लिए लगातार जुड़े रहना, जिसे परसिवरेंस कहते हैं, और मेंटल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस आपके लिए बहुत जरूरी है। Many people face setbacks and failures before achieving their goals। बहुत सारे लोग हैं जो setback और failures का जिन्होंने सामना किया अपने goals के लिए। You can use this experience as an opportunity to grow, learn and come back more determined than ever। आप इस experience का use कर सकते हैं सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, और ज्यादा अच्छे opportunities से और ज्यादा determined होने के लिए। ठीक है? You have got this, you have prepared for years and you are ready to dash on this exam again। आप ये चीज अभी भी आपकी मुट्ठी में ही है, आपने बहुत साल तैयारी की है और अब आप एग्जाम के लिए फिर से डैश है। फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करिए, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दीज 3 मंथ्स। ये जो 3 महीने बचे हैं एग्जाम में, इनका आप भरपूर इस्तेमाल करिए। वी विल विन इट टुगेदर दिस टाइम एज वेल एज वी विल प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट पॉसिबल केसेस। हम साथ में मिलकर जीतेंगे क्योंकि हम आपको वर्स्ट पॉसिबल केसेस के लिए तैयार रखेंगे। जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ अस, हमारे साथ बस बने रहिए। राइट? ये पूरा का पूरा जो पैसेज है
आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए है और बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है इसमें। आइए अब हम फिलअप करेंगे इसमें एक एक करके। आपने यहाँ वीडियो को पॉज करना है, एक बार पढ़ लेना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, आंसर मार्क कर लेना है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ इस पे। लिखा फॉर द एस्पिरेंट्स हु फेल्ड इन सीजीएल 2024 मींस इट इज टफ टू शेक डैश द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आने वाला है, कंटेक्स्ट क्या ये समझ लेते हैं, फिर ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 2024 मेंस में जो भी फेल हुए, आपको अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है, मतलब जो निराशा है, उसको शेक डैश करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? शेक ऑन करने की जरूरत है, शेक इन करने की जरूरत है, शेक आउट करने की जरूरत है, या शेक ऑफ करने की जरूरत है। अगेन फ्रेजल वर्ब्स था तो मैंने अलग से स्लाइड बना दिया आपके लिए। शेक ऑन का मतलब होता है किसी से अग्री करके उसे हैंड शेक करना, हाथ मिलाना। तो क्या कह रहे हैं, हमारा कंटेक्स्ट क्या था कि हम यहां पे डिसअपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं हम ये कि डिसअपॉइंटमेंट से हाथ मिलाने की जरूरत है? नहीं, मतलब शेक ऑन तो नहीं हो सकता। शेक इन का मतलब होता है डर से कांपना। ही वॉज शेकिंग इन फियर। तो आपको जरूरत है कि आप अपने डिसअपॉइंटमेंट से डर से कांपे। कोई सेंस है? नहीं। शेकिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को झटक कर निकाल देना। तो आप अपने सारे डिसअपॉइंटमेंट्स को झटक कर निकाल दो। नहीं, वो फिजिकल फॉर्म नहीं कि आप उसे झटक कर निकाल देंगे। हमारे मतलब कपड़ों पर अगर कोई कीड़ा आ जाता है तो उसे झटक के निकाल देते हैं, लेकिन वहां पे शेक आउट का कंटेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट के लिए नहीं हो सकता। शेक ऑफ, गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना, इसका सेंस बन रहा है कि जरूरी यह है कि आप अपने डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन जो है उनको आप शेक ऑफ करें, विच मींस आप उनसे छुटकारा पाएं। तो आंसर कौन सा होगा? OFF ऑफ। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ था, बट हियर इज द थिंग, यू हैव ऑलरेडी पुट डैश एफर्ट्स। आपने ऑलरेडी, मतलब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी डैश एफर्ट्स डाले हैं। यू हैव ऑलरेडी पुट इन, पुट ऑन, पुट अप, पुट ऑफ। ये एक ईडियम है, पुट इन, जिसका मतलब होता है टू कमिट, राइट? किसी काम को में कमिट करना। तो आपने ऑलरेडी अपने एफर्ट्स को पुट इन कर दिया है, आपने ऑलरेडी अपने एफर्ट्स में जो है वो कमिट कर दिया है, तो पुट इन होगा यहां पर। आगे बढ़ेंगे। Now CGL 25 एग्जाम इज अ न्यू चांस टू शोकेस योर स्किल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे बढ़ेंगे, जहां पे ब्लैंक है मैं सिर्फ वही पढ़ रहा हूं। लिखा यू हैव डैश फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, यू हैव डैश फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। यहां पे क्या होना चाहिए? वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। बीन लर्नड। अच्छा, यू हैव बीन लर्नड का मतलब पता है क्या होगा? आपको सीखा गया। सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में। यहां पे क्या लिखा हुआ था? आपको सीखना चाहिए, या आपने सीखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। V3 ढूंढ रहा है, लर्न V1 है, नहीं हो सकता। लर्निंग V4 है, नहीं हो सकता। लर्नड हो सकता है, राइट? आगे बढ़ेंगे, फिर से मैं आऊंगा सीधा सीधा जहां ब्लैंक है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार पढ़ चुके हैं। लिखा यू हैव गॉट 3 months टू फोकस ऑन योर वीकनेस, रिविजिट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल्ड एंड कम बैक डैश। आपके पास 3 महीने हैं अपने कमियों पर काम करने के लिए, रिविजिट करने के लिए उन एरियाज को जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, और कम बैक करना डैश से। किससे? कम बैक स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बोलेंगे तो इसके आगे द होना चाहिए था। क्या यहाँ पे द था? नहीं था, आंसर नहीं हो सकता। कम बैक स्ट्रॉन्ग, कम बैक स्ट्रॉन्गर, कम बैक मोर स्ट्रॉन्ग है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, सिंगल सिलेबल का एडजेक्टिव है, मोर लगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग होगा कि स्ट्रॉन्गर होगा? आप खुद सोचो कि किसकी बात की जा रही है। बात की जा रही है कम बैक करने की। तो पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से आप कम बैक करना चाहते हो ना। पहले से अगर ज्यादा मजबूत की बात करें तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री में चीजें होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। लिखा है यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर ईयर्स एंड यू आर रेडी टू डैश ऑन दिस एग्जाम। आपने सालों तक मेहनत की है, सालों तक प्रिपेयर किया है, एंड यू आर रेडी टू टेक ऑन दिस एग्जाम। यू आर रेडी टू कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब होता है कंटिन्यू रखना। आप इस एग्जाम को कंटिन्यू रखने के लिए तैयार है। कंटिन्यू रखने के लिए मतलब एग्जाम पहले से देते आ रहे थे क्या? यू आर रेडी टू पास ऑन दिस एग्जाम। पास ऑन नहीं, पास इन होता है। पास ऑन मतलब होता है किसी चीज को की जिम्मेदारी दूसरे को देना, वो सेंस नहीं था। क्रैक ऑन, क्रैक के बाद ऑन नहीं आता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आंसर होगा टेक। वैसे भी एग्जाम के साथ टेक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पैसेज बहुत ही अच्छा था, मोटिवेशनल पैसेज था। आपके लिए एक बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात की गई थी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच था, ठीक है। आई होप आपने ये पैसेज सिर्फ पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के मद्देनजर आपने इस चीज को समझा भी है। वैसे बच्चे जिनका 2024 में मेहनत के बाद, अच्छे मार्क्स के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था, आपको डिसर्टेन होने की जरूरत नहीं। ये बात हमने पहले भी की और ऑलमोस्ट हर टीचर ने की है कि आपको डिसर्टेन होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार किस्मत साथ नहीं देती, ये वन ऑफ दोज एग्जांपल्स है जहां पे किस्मत ने साथ नहीं दिया है, पर द बेस्ट थिंग इज किस्मत कभी ना कभी जरूर साथ देती है। और आई होप एंड आई विश ये जो 2025 का साल है, जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो। ऑन दैट नोट हम ये वीडियो खत्म करेंगे।
आपके लिए काम यहाँ खत्म नहीं होता। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि 25 में से आपने कितने करेक्ट किए। साथ ही बताना पढ़कर मजा आया या नहीं आया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो शेयर कर देना, एक लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब देवताओं को समझ में आए कि वीडियो अच्छी बनी है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, द पंडित्स का मॉक हर हफ्ते आपके लिए लाइव आता है। अटेम्प्ट जरूर करना, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, तैयारी कैसी चल रही है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।